Hello students. Now we are going to start a new topic in which we are going to consider the air resistance. जिसके अंदर हम आपको ये कहेंगे कि बॉडी को ग्राउंड से हमने ऊपर की तरफ किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया है। प्रीवियसली जब ये मोशन अब ऊपर की तरफ बॉडी का हो रहा था तो हम कहते हैं नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन लग रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन अब हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा और एयर रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लगता है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जिस भी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा। इस एयर रेजिस्टेंस के सिंबल को हम ए यूज करते हैं। अब देखिए हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया जिसकी वेलोसिटी यू दी, तो हमने कहा एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि अभी हमने कहा जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है नेट एक्सेलरेशन हो गया है g+a जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन की जगह अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसकी वजह से इसको हम रिटार्डेशन कह सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक बार असेंडिंग मोशन की कर रहे हैं। असेंडिंग मोशन का मतलब होता है जिसमें बॉडी ऊपर की तरफ जाती है उसकी बात करते हैं आपने। इस असेंडिंग मोशन के अंदर एक बॉडी को ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया जिसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रिटार्डेशन है वो g+a हो गया। तो इसमें एक चीज पूछी जा सकती है कि इसको टाइम कितना लगेगा टॉप मोस्ट हाइट पे जाने में। तो हम कहेंगे टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी कह रहे हैं v=0 होता है और हमारी इक्वेशन होती है v=u+at। तो हमने कहा मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जहां v आ रहा है वहां हम 0 रख सकते हैं, जहां u आ रहा है वहां पे हम u रख सकते हैं, u हो गया। एक्सीलरेशन की बजाय यहाँ पे रिटार्डेशन लगता है तो इसलिए माइनस लगा के हमने g+a लिखा, जहाँ पे g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और a जो हमारे पास है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से आने वाला रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है इंटू t। जिसे हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है हमारा g+a इंटू t इज इक्वल्स टू u। तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करें, एसेंट का मतलब होता है वो टाइम जो बॉडी ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाती है, उसका फॉर्मूला आ गया u/g+a और इसको हम एक नाम दे देते हैं दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट and the symbol is let's say t1 is equals to u/g+a। अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगर हम कहें कि किसी बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी u डेटा के साथ बात करें और हमने आपको दिया है तो आप हमें बताएं कि बॉडी कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इस टॉपिक में आपसे जो पूछा जा सकता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो मैक्सिमम हाइट रीच के लिए हमने आपको काफी बार बताया कि हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन आपके पास होता है v²=u² + 2as। तो अगर हम v² की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है इस जगह पे v को 0 कह रखा है तो v 0 हो गया। हमने इस बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया था तो ये u² हो गया। रिटार्डेशन होने की वजह से हमने माइनस का साइन लगाया -2g+a और मैक्सिमम हाइट को लेट्स से सिंबल h दिया। तो ये आपके पास अगर 2 टाइम्स ऑफ g+a इंटू h इज इक्वल्स टू u²। तो आपको कहें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, सो यू कैन राइट एज u²/2 g+a। तो इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किस हाइट पे पहुंची है। तो ये जो हाइट है उसमें डिवाइड बाय g+a है और प्रीवियसली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/g। तो इसका मतलब अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी जो है उतनी मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच पाई है जितनी पहले पहुंच रही थी। तो बॉडी जो है मैक्सिमम हाइट जो गेन किया है वो है u²/g+a। ये जो सारी बात हमने करी है वो बात करी है हमने असेंडिंग मोशन की। असेंडिंग मोशन जिसमें बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया गया और बॉडी ग्राउंड से थ्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके स्टॉप हो गई है। अब हम जो बात करेंगे उस बात का नाम होगा डिसेंडिंग मोशन।
डिसेंडिंग मोशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी किसी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और जाके ग्राउंड पे पहुंच गई है, और जिस हाइट पे स्टार्ट किया तो वहां पे इसकी वेलोसिटी शुरू में 0 हो चुकी थी, तो इसने हमारी बॉडी ने सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर ली है। मैक्सिमम हाइट जो प्रीवियस गेन किया था वो मैक्सिमम हाइट h को ट्रैवल करके ये बॉडी वापस ग्राउंड पे आ जाएगी, और जब ग्राउंड पे आएगी तो इसको लेट से कोई टाइम t2 लग जाता है, और जिस वेलोसिटी से पहुंचती है उसका नाम हम v2 दे देते हैं। तो बॉडी ऊपर से गिराई गई है, एक तरह से समझें u इक्वल टू 0 से, और ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कहते हैं टाइम टू रीच एट ग्राउंड क्या होगा। तो हमें इसको पता करने के लिए हमारे पास एक डेटा है, वो है मैक्सिमम हाइट h, उसके अलावा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगली बात करें तो बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो बॉडी को नीचे की डायरेक्शन में एक g एक्सेलरेशन मिलेगा जो इसको बॉडी को नीचे लेके आएगा। जैसी बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी बॉडी के पास वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं कि a रेजिस्टेंस लगता है, तो हम कहते हैं a रेजिस्टेंस ऊपर लग जाएगा। अब हमारे पास g और a की डायरेक्शन को देखा जाए तो दोनों अपोजिट हो गए हैं। दोनों अपोजिट होने की वजह से कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ नेट एक्सेलरेशन, तो अपोजिट होने की वजह से नेट एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं g माइनस a, दोनों अपोजिट से माइनस के और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया टाइम टू रीच एट द ग्राउंड, तो हम कहते हैं हमारे पास ग्राउंड पे पहुंचने के लिए जो टॉपिक अवेलेबल है वो सिंगल एक ही टॉपिक अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट h। तो हम कहते हैं h बराबर हमारे पास फॉर्मूला लगाएं तो हम कहते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाते हैं। h जो हमें ट्रैवल करना है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास 0 है, प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास है g माइनस a इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अगर t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 2h अपॉन g माइनस a विच इज गिवन द टाइम टू रीच एट द ग्राउंड। अब जो कहानी हमारे पास आती है वो कहानी आ रही थी, अगर ये बॉडी ऊपर से ड्रॉप करेगी यहाँ तक आई है तो सम टाइम क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रीवियस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे h की वैल्यू आई थी u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस a। इस डेटा को हम इस h की जगह पे रिप्लेस करेंगे, जिससे हमारे पास आने का टाइम बन जाएगा 2 अपॉन g माइनस a मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस a का अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल होगा, u बाहर आ जाएगा और हम कहेंगे हमारे पास टाइम बचा है g प्लस a इंटू g माइनस a, जिसे आप g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी कह सकते हैं, और ये टाइम ऑफ डिसेंट है। लेट्स से इसको हमने टाइम t2 नाम दे दिया। तो जाने का टाइम हमारे पास आया u अपॉन g प्लस a, और आने का टाइम आपके पास हुआ u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस ए एंड g माइनस ए। ये हमारे पास जाने और आने के टाइम हो गए। अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या टाइम है, आप इसे बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें बताएंगे रेशो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है आपने जो जाने में टाइम लिखा था t1 जो कि u अपॉन g प्लस ए है, और आने का टाइम लिखा है t2 जो कि u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस ए मल्टीप्लाई बाय g माइनस ए है। इन दोनों का रेशो बताना है। इन दोनों का रेशो बताने के लिए हमने दोनों टाइम्स को आपस में डिवाइड किया, t1 डिवाइड बाय t2। तो यहाँ पे आपके पास आता है u अपॉन g प्लस ए डिवाइड किया u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस ए मल्टीप्लाई बाय g माइनस ए। सॉल्व करने पे हमारा u जो है वो u को कैंसिल करता है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे g प्लस ए g माइनस ए का अंडर रूट, और डिवाइड में हमें जो बच रहा है यहाँ पे वो बच रहा है g प्लस ए। क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं g प्लस ए, इसको लिख देते हैं g माइनस ए, इसको लिख देते हैं g प्लस ए का होल स्क्वायर, और पूरे को अंडर रूट में लेके आते हैं। g प्लस ए अंडर रूट में नहीं था तो g प्लस ए को हमने अंडर रूट में लेके आए, और उसके लिए हमने g प्लस ए का होल स्क्वायर बना दिया।
एक जी प्लस ए इस जी प्लस ए से कैंसिल होता है, जिससे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का एक रेशो निकल के आता है, जो कि आता है जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए पूरे का अंडर रूट। तो आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव होकर आ गया। अगर इस फॉर्मूले को आप याद रख लेंगे कि बॉडी के जाने और आने के टाइम का रेशो क्या है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछता है जाने और आने के टाइम का रेशो बता दीजिए, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो जी माइनस ए है वो वैल्यू कम है, इसलिए T1 की वैल्यू कम आएगी T2 से। मतलब बॉडी पहुंच तो जल्दी जाएगी लेकिन आने में उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट कम होता है और टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होता है। ये हुई पहली बात। अगर वो टाइम के बारे में आपसे रिलेट कराता है तो आप टाइम को कैसे रिलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द स्पीड ऑन रीचिंग बैक ऑन ग्राउंड। अगर इस बॉडी को आपने ऊपर की तरफ इनिशियली यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया था, तो मैक्सिमम हाइट एच गेन करने के बाद इसने बॉडी को वापस ग्राउंड पे आना है, तो ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से किस स्पीड से बॉडी पहुंचेगी वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है कि बॉडी ने ग्राउंड पे पहुंचना है, बॉडी ने जब स्टार्ट करना है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी ने जब नीचे की तरफ जाना है तो उसका नेट एक्सेलरेशन हम बता चुके हैं कि हमारे पास जी माइनस ए होगा, और बॉडी के पास एक एच हाइट है जो कि ट्रैवल करने के लिए अवेलेबल है। तो ये बॉडी किस स्पीड से यहाँ पहुंचेगी वो हमें पता करना है। लेट से उसको हम v2 नाम देते हैं। तो हम कहते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर की बात करें तो ये हो गया v2 स्क्वायर जो हमें पता करना है। यू स्क्वायर की बात करें तो ये 0 हो गया। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर बॉडी ने जब स्टार्ट किया तो उसके पास कोई स्पीड नहीं थी। ए की बात करें तो ये हमारे पास जी माइनस ए है, और एस की बात करें तो मैक्सिमम हाइट एच अवेलेबल है। तो फिर से यहाँ पे डेटा रखें तो ये हो गया 2 जी माइनस ए, एच का आंसर है यू स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए। ये आपके पास v2 की वैल्यू आ रही है, 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है, तो v2 की वैल्यू आपके पास आती है अंडर रूट ऑफ g माइनस ए अपॉन g प्लस ए मल्टीप्लाई बाय u। तो इसका मतलब आने वाली स्पीड जो आपके पास है वो v2 है, जिससे हमने थ्रो किया था वो आपके पास u है, और दोनों का रेशो निकल के आया g माइनस ए अपॉन g प्लस ए का अंडर रूट। ये उसी तरह का फॉर्मूला है जो आपने टाइम के रेशो लिखे थे। तो यहाँ पे फिर से हम ये कह सकते हैं कि g माइनस ए स्मॉल नंबर है, इसका मतलब v2 की वैल्यू जो है वो u से कम आती है। मतलब बॉडी जब ग्राउंड पे वापस पहुंचती है तो बॉडी को कम स्पीड मिलती है। अब अगर इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो एक तो न्यूमेरिकल सिंपल ये बनता है कि बॉडी को हमने ऊपर फेंका फिर बॉडी को नीचे फेंका। तो पहले पूछा गया कि बॉडी के ऊपर जाने और नीचे आने के टाइम के रेशो की बात करें, तो हमने आपको बताया टाइम का रेशो क्या है, कौन सा टाइम ज़्यादा होगा कौन सा टाइम कम होगा ये बताया हमने। जाने की स्पीड और आने की स्पीड में क्या रिलेशन होगा ये हमने बताया आपको। ठीक है, अब इसको समराइज कर देते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं। समरी आपके पास ये है कि जाने के टाइम को अगर हम T1 करें और आने के टाइम को T2 कहें तो हमारे पास इनका रेशो आएगा g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए का अंडर रूट, जिसमें हम कहते हैं T1 की वैल्यू कम आती T2 से। ये बात हमें याद रखनी है। टाइम ऑफ एसेंट कम है और टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा है। अगर आने की स्पीड को v2 नाम दे दें और जाने की स्पीड को v1 नाम दे दें, मतलब u की जगह मैं v1 यूज कर रहा हूं, ये है स्पीड, इसका नाम है एक तरह से हम कहें थ्रोइंग स्पीड, जिससे आपने फेंका था, और इसको नाम हम दे दें अगर रीचिंग स्पीड, जिससे वापस आया है। तो दोनों के रेशो की बात करें तो फिर से g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए का रूट हो गया। इसमें हम कहते हैं आने की स्पीड जो ग्राउंड पे रीच करने की स्पीड है वो थ्रो की स्पीड से कम है। तो ये हमारे पास समरी है जो कि हम इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से बना सकते हैं, देखिए, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity 12 meter per second
फ्रॉम ग्राउंड। तो आपको कहा गया हमने 12 मीटर पर सेकेंड से एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच बैक ऑन ग्राउंड considering retardation due to air resistance to air resistance 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें कांस्टेंट लेना है। जाने की जर्नी में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और आने की जर्नी में भी 2 मीटर पर सेकेंड लेना है, और हमें टोटल टाइम बताना है। तो इसका मतलब हमें जाने का टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आने का टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों को आपस में रिलेट कराना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाने का टाइम क्या है। जाने का टाइम हमारे पास है u अपॉन g प्लस ए। तो u की वैल्यू हमने आपको 12 दी है, g की वैल्यू लेट से 10 लेते हैं और a की वैल्यू आपको 2 दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन ने मेंशन किया a की जगह 2 लेना है, तो ये आपके पास हो गया 12/12। तो इसका मतलब इसको जाने में टाइम लगा है 1 सेकेंड। अब उसके बाद कहते हैं आने का टाइम बताएं। हो सकता है आपको आने के टाइम का फॉर्मूला नहीं याद हो, तो हमें ये कहते हैं कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, T1 और T2 इज इक्वल्स टू G माइनस ए अपॉन G प्लस ए, जो मैंने आपको कहा था कि आप याद रखेंगे। G की जगह 10 रखें और A की जगह 2 रखें तो ये होगा 10 माइनस 2। G की जगह 10 रखें और A की जगह 2 रखें तो ये होगा 10 प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 माइनस 2 8 हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया, और इसको अगर हम कट करें तो ये आपके पास 2/3 का अंडर रूट बन रहा है। अब अगर हमें जाने का टाइम T1 की वैल्यू पता है 1 सेकेंड, तो हमने यहाँ 1 पुट किया, यहाँ T2 रखा और ये आपके पास हो गया 2/3 का अंडर रूट। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 बाय द सॉल्विंग 3/2 अंडर रूट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें टोटल टाइम बताएं, तो हम कहते हैं टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। तो T1 आपके पास 1 सेकेंड आया था और T2 आपके पास आ गया √3/2। तो टोटल टाइम हमें लगा 1 प्लस √3/2 सेकेंड्स। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, a body is thrown vertically upward with initial velocity 24 meter per second from ground. Find maximum height reached by ground, maximum height reached from ground considering a constant air retardation टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है और मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो हम कहते हैं H विल बी इक्वल्स टू U स्क्वायर अपॉन 2G प्लस A आएगा। द वैल्यू ऑफ U इज गिवन एज 24, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, 24 इंटू 24। तो G की वैल्यू 10 हो गई और एक्सेलरेशन आपको 2 दिया है ड्यू टू द रिटार्डेशन। तो ये आपके पास होगा 24 इंटू 24, नीचे आपके पास बना 2 इंटू 12 इज 24 कट हुआ, तो आंसर इज 24 मीटर। So by this way we can easily find out the maximum height, the ratio of the times, find the total time and so on। तो ये हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ है। पीछे एक क्वेश्चन और था जो हम आपको कराना चाह रहे थे, जो क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड नहीं था, अलग था। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। क्वेश्चन ये है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward with velocity 80 meter per second.
ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, 80 की बजाय चलो एक काम करते हैं, दूसरा डेटा लेते हैं, 98 मीटर पर सेकेंड, एंड एन अनदर बॉडी is thrown vertically upward with same speed from ground after 4 seconds. तो क्वेश्चन कहता है कि when these bodies will cross each other, और हमें जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एज पर द क्वेश्चन एक बॉडी को हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, और जब बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इस टाइम जो वेलोसिटी दी गई है वो आपको दी गई है 98 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर की तरफ मूव करके एक टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 98 मीटर पर सेकेंड से एक बॉडी को u वैल्यू दी, जिसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होती है। एक और डायग्राम बनाते हैं जो बिल्कुल पास में है, बनाते हैं। वहां पे भी हम सेम कहते हैं कि एक बॉडी को अगेन हमने यहाँ पे भी दूसरी बॉडी को 98 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, जो कि t इक्वल्स टू 4 सेकेंड से स्टार्ट करती है, मतलब उससे 4 सेकेंड बाद स्टार्ट करती है। तो देखिए दोनों बॉडी की स्पीड सेम है। अगर दोनों बॉडी की स्पीड सेम है तो दोनों बॉडीज ने जाना तो सेम हाइट पे है, लेकिन जिस बॉडी को हमने टाइम से पहले मतलब स्टार्टिंग में थ्रो किया था वो सबसे टॉप पॉइंट में सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो हम पता करते हैं टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट बाय फर्स्ट बॉडी। जिसको हम u बाई जी से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 98 डिवाइड बाय 9.8। तो हम कहते हैं 10 सेकेंड में 10 सेकेंड के अंदर ये बॉडी यहां पहुंच गई है। अगर 10 सेकेंड में बॉडी यहां पहुंच गई है तो सेकेंड बॉडी को अगर हम बात करें तो 10 में से 4 सेकेंड पीछे होने की वजह से 6 सेकेंड की मोशन ही मिली है अभी। तो इसका मतलब ये बॉडी अभी 6 सेकेंड ऊपर गई है, मतलब उस बॉडी से पीछे रह गई है। अब जो हमारी फर्स्ट बॉडी है वो ऊपर पहुंचने के बाद रिटर्न बैक करेगी और सेकेंड बॉडी स्टिल अभी ऊपर की तरफ जाएगी। तो बीच में कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें फर्स्ट बॉडी स्टिल ऊपर जा रही होगी, फर्स्ट बॉडी नीचे आ रही होगी और सेकेंड बॉडी स्टिल ऊपर जा रही होगी। दोनों यहाँ पे कहीं पे आपस में मीट करेंगे, कहीं क्रॉस करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों बॉडीज के बीच में अगर हम टाइम की बात करें तो दोनों बॉडीज के बीच में जो टाइम का गैप है वो हमारे पास टोटल मिला के 4 सेकेंड का गैप है और दोनों बॉडी चल रही हैं। एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर वाली बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नीचे वाली जो बॉडी है अगर उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आपके पास स्टार्टिंग में 98 थी, माइनस जी की वैल्यू 9.8 ली और आपके पास जो है 6 सेकेंड तक ये ट्रैवल कर चुकी है। तो इस तरह से कुछ वेलोसिटी हम यहाँ ढूंढ सकते हैं, मतलब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अब दूसरी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब क्या होता है, हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से ढूंढ सकते हैं दोनों कब मीट करेंगे, लेकिन रिलेटिव मोशन से लगाने की बजाय हम ये कहेंगे देखो दोनों के लिए वॉच तो हमारे पास एक ही है और अगर दोनों में हमारे पास वॉच एक ही है, एक ही तरीके से चल रहे हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे दोनों बॉडीज जो हैं अपने टोटल टाइम इंटरवल जो 4 सेकेंड का है उसका हाफ टाइम एक बॉडी कंसीडर करेगी और एक हाफ टाइम दूसरा बॉडी कंसीडर करेगी और दोनों 2 सेकेंड बाद मीट करेंगे। तो इसका मतलब टोटल टाइम आपके पास हो गया 10 सेकेंड मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का हो गया और 2 सेकेंड वो इंटरवल के हाफ से आ गया, तो टोटल इनका क्रॉसिंग टाइम होगा 12 सेकेंड। हम चाहेंगे तो इस 2 सेकेंड को रिलेटिव मोशन से ढूंढ सकते हैं,
रिलेटिव मोशन से ढूंढने से हमारे पास 2 सेकंड आएगा, जो कि हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट हमें टाइम कंज्यूमिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जितना टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल का हाफ लेना है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे हुए टाइम के साथ उसको ऐड करके टोटल टाइम बताना है कि 10 + 2 12 सेकंड बाद ये बॉडी आपस में मीट कर जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के साथ मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।